रिजर्वेशन के खिलाफ ये बहुत बड़ा अफवाह फैलाया गया है कि रिजर्वेशन के चलते समाज में गैर बराबरी बढ़ रही है। जो गैर संवैधानिक रिजर्वेशन इस देश के भीतर 5000 साल से चल रहा है, उससे गैर बराबरी है और उसी गैर बराबरी को बचाने के लिए इस संवैधानिक रिजर्वेशन का विरोध किया जा रहा है। इस बात को आप समझ लीजिए। आरएसएस के चीफ कौन होते हैं? मोहन भागवत। सब के सब चित्पावन ब्राह्मण होंगे। क्यों? सारा ज्ञान उन्हीं के ऊपर है। और यह सवाल पूछना चाहिए ना जो आरक्षण का विरोध करते हैं उनसे, कि तुम जो है ब्राह्मण पेट से पैदा हुए और पैदा होते ही तुमको सामाजिक प्रतिष्ठा मिल गई, इसमें तुम्हारा क्या योगदान है? भगवान के घर में एप्लीकेशन दिए थे कि नहीं हमको ब्राह्मण गर्भ में ही भेजिए। किसका अपराध है ये? मेरे माँ बाप कौन होंगे ये हम तय करेंगे, और मेरे माँ बाप का जो धर्म होगा, जो जाति होगी, उसके आधार पे आप मेरे साथ भेदभाव करेंगे। आप गलत कर रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं? आप संविधान का अपमान कर रहे हैं कि हम संविधान का अपमान कर रहे हैं? कहां से शुरू किए थे हम लोग? शुरू किए थे भारत मां के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब इधर से संबित पात्रा आकर कहेगा हिंदू हिंदू। देश का अपमान कौन कर रहा है? हम देश का अपमान कर रहे हैं, हम देश का विरोध कर रहे हैं। देश के भीतर दिन दहाड़े दिल्ली में, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कहीं सुदूर गढ़चिरौली में नहीं भाई साहब, दिल्ली में संसद मार्ग पे दिन दहाड़े देश का संविधान जला दिया गया। आपको पता चला? चलिए, आप सजग लोग हैं, इसका मतलब आप दिन भर जी न्यूज नहीं देखते हैं। देश का संविधान जला दिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको भारत रत्न दिया गया है, सरकार ने दिया है, हम लोग नहीं दिए हैं। हम लोग तो प्यार से बाबा साहब ही बोलते हैं। भारत रत्न दिया गया जिनको, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। ये देशद्रोह है कि हम इस देश के गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के हक की बात करते हैं। ये देशद्रोह। इस पर सोच विचार करके देखिए कि देश के भीतर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, आपके बुनियादी जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, टीवी पे क्या दिखाया जा रहा है और प्रधानमंत्री अपने भाषण में क्या बोल रहे हैं। इसको आप मिला करके देखिए। आप मिला करके देखिए कि जो लोग आज इस देश के भीतर संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं, वही लोग मोदी जी को द ग्रेट पीएम बता रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पति पत्नी का चुटकुला भेजते हैं। इस सिमिलरिटी को आप देख लीजिएगा। मैं आपको ध्यान से सिर्फ बारीक नज़र से देखने का अपील कर रहा हूं। जो व्यक्ति औरतों के खिलाफ चुटकुला भेजेगा वो मोदी जी का समर्थक होगा। जो इस देश के भीतर आरक्षण का विरोध करेगा वो मोदी जी का समर्थन होगा। जो इस देश के भीतर ये कहेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत गलत काम किया कि इस देश में ऐसा संविधान लिख दिया, इस देश में मनुस्मृति होना चाहिए, वो मोदी जी का समर्थक होगा। इस चीज़ को आप देख लीजिए। आप उनके फेसबुक वॉल पे जाकर के देख लीजिए। आपके साथ अगर वो चाय की दुकान पे बैठे हैं तब आप उनसे बात कर लीजिए। इस देश के भीतर अंग्रेजी में बोलते हैं मेल अपर कास्ट सोवरेन पेट्रियार्कल माइंडसेट का आदमी ही मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो ये तर्क देंगे कि मोदी जी इसलिए देश के प्रधानमंत्री बन गए कि वो अपनी पत्नी छोड़ दिए। तो मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारे बाबूजी भी अगर तुम्हारी माँ को छोड़ देते तो तुम पैदा होते? ये सवाल हम भी पूछते हैं। ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? और ये सवाल पूछना चाहिए ना जो आरक्षण का विरोध करते हैं उनसे, कि तुम जो है ब्राह्मण पेट से पैदा हुए और पैदा होते ही तुमको सामाजिक प्रतिष्ठा मिल गई, इसमें तुम्हारा क्या योगदान है? भगवान के घर में एप्लीकेशन दिए थे कि नहीं हमको ब्राह्मण गर्भ में ही भेजिए। किसका अपराध है ये? मेरे माँ बाप कौन होंगे ये हम तय करेंगे, और मेरे माँ बाप का जो धर्म होगा, जो जाति होगी, उसके आधार पे आप मेरे साथ भेदभाव करेंगे। आप गलत कर रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं? आप संविधान का अपमान कर रहे हैं कि हम संविधान का अपमान कर रहे हैं? इस देश के भीतर ये व्यवस्था क्यों है? कहते हैं कि मेरिट खत्म हो जाएगा अगर इस देश में रिजर्वेशन चलता रहेगा। तो एक बात बता दीजिए, रिजर्वेशन 1950 में लागू हुआ ना, उससे पहले तो एक रिजर्वेशन चल रहा था इस देश में कि सबको वेद सुनने का अधिकार नहीं था। जो वेद सुनता उसके कान में शीशा पिघला करके डाल देते। पुजारी जी का बेटा ऑटोमेटिक पुजारी हो जाता था।
और बेचारा जो साफ सफाई करता है उसका बच्चा इस बात के लिए प्रेशराइज किया जाता है कि तुमको साफ सफाई ही करना पड़ेगा। ये रिजर्वेशन देश में चल रहा था कि नहीं चल रहा था? और आपको अगर आज के रिजर्वेशन से दिक्कत है तो मैं साफ साफ कहता हूं कि मान लीजिए कमरे में 100 कुर्सी है, 2% ब्राह्मण है इस देश में, 2 कुर्सी उसके लिए रिजर्व कर दीजिए, बाकी 98% अपने आप फ्री हो जाएगा। हमारी बात को उलट करके बोलते हैं, हम उनकी बात को पलट करके पूछते हैं। तुम जो है इस देश को चाहते हो कि वो सर के बल खड़ा हो जाए, हम कहते हैं कि सर जो इस देश जो है हमेशा पैर के बल खड़ा रहेगा। ज़्यादा जरूरी क्या है? इस बिल्डिंग में आप बैठे हुए हैं, इसकी छत जो है ये इस पे जो है नींव टिका हुआ है कि नींव पे छत टिका हुआ है? नींव पे छत टिका हुआ है ना। पेड़ जो होता है वो जड़ की बदौलत टिका होता है ना, लेकिन सारी सुंदरता जो है वो तो फूल पत्तियों में ही दिखाई देती है, जड़ को तो कोई देखता ही नहीं है। लेकिन जड़ यदि कमजोर हो जाए, जड़ यदि सूख जाए तो उसमें सुंदर फूल खिलेंगे। इस देश के भीतर जो मेहनत कश जनता है, जो गरीब दलित पिछड़ी अति पिछड़ी जनता है, उसको अगर आप मजबूत नहीं करेंगे तो देश मजबूत होगा? इस देश के भीतर जो कमजोर लोग हैं, जो पीछे छूट गए हैं, उनके बच्चों को यदि आप शिक्षा नहीं देंगे, उनके बच्चों को यदि आप नौकरी में समानता नहीं देंगे, उनको विशेष अवसर प्रदान नहीं करेंगे तो फिर देश मजबूत कैसे होगा? मान लीजिए ये मेरा शरीर है और मेरा हाथ बहुत लंबा हो जाए तो ये विकलांग होने की निशानी है ना। समाज का एक समुदाय ऐसा है जिसका 50% संसाधनों के ऊपर कब्जा है और बाकी जो 98% आबादी है वो बाकी 50% में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आप देख लीजिए पूरा का पूरा कौन किसका अवसर छीन रहा है। धीरू भाई अंबानी के बेटा है मुकेश अंबानी, एप्लीकेशन दिए थे, पैदा होते ही वो अरबों के मालिक कैसे हो गए। और उनकी ही कंपनी में उनके पिताजी के जो नौकरी कर रहा था, जो एक बहुत ईमानदार सीईओ था, उसका बच्चा आज भी उनकी नौकरी कर रहा है। ये रिजर्वेशन है कि नहीं है, जरा हमको समझा दीजिए। रिजर्वेशन देना किसी का हक छीनना नहीं होता है। रिजर्वेशन देना वैसे जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको विशेष अवसर देना होता है ताकि वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। और इस देश के भीतर यदि आज लोग आरक्षण मांग रहे हैं तो उनकी समस्याओं को समझना बहुत जरूरी है। आज से पहले जाट क्यों आरक्षण नहीं मांग रहे थे? पटेल क्यों नहीं आरक्षण मांग रहे थे? मराठा, धनगर और मुसलमान क्यों नहीं आरक्षण मांग रहे थे? इससे पहले तो नहीं मांग रहे थे, क्योंकि वो अपना जीवन गुजर बसर कर पा रहे थे। उनका जो पारंपरिक काम था इससे उनका जीवन चल जाता था। अब मान लीजिए कि मेरे पिताजी किसान हैं, उनके पास 1 एकड़ जमीन है, अब हम 4 भाई हैं, तो वो 1 एकड़ जमीन 4 टुकड़े में बटेगा ना। छोड़ दीजिए 4 कहेंगे तो कहेगा 4 बच्चा पैदा क्यों किए, 2 ही बच्चा है, 2 ही मान लेते हैं। वैसे भी तो मानने की ही बात है ना। भाजपा का सब नेता को 8 गो 9 गो 10 गो बच्चा है और तब कहता है कि मुसलमान के चलते इस देश की जनसंख्या बढ़ गई है। आप देख लीजिएगा, मैं ऐसे ही किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ। 2 बच्चा हैं हम तो 2 हिस्से में बटेगा ना। तो मेरे पिताजी उस 1 एकड़ जमीन पे खेती करके हमारा भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन आधा एकड़ जमीन पे हम अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। तो हमारे बच्चे जिनका अवसर आज छीना जा रहा है उनको विशेष अवसर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये सवाल है। किसी का हक जो है मारने का सवाल नहीं है, जिसका हक नहीं मिल रहा है उसको हक देने का सवाल है। अब एक बात बताइए, मेरी माँ जब शादी करके आई तो उसको परिवार भी चलाना था, घर में खाना भी बनाना था और वो स्कूल भी जाती थी, तो उसके लिए ज़्यादा कठिन था ना। उस समय बाल विवाह होता था, उसमें मेरा दोष नहीं है, मेरे दादाजी का दोष है। मेरी माँ साड़ी पहन करके खाना बनाने के बाद स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी, तो वो खाना भी बनाती थी और स्कूल में पढ़ने के लिए भी जाती थी। वो ज़्यादा मेहनत कर रही थी ना। और तब जब मेरी माँ को नौकरी में विशेष अवसर दिया जाएगा, मेट्रो में उसके लिए एक बॉगी रिजर्व किया जाएगा, तब कहेगा कि ये महिलाओं को अधिकार देकर के पुरुषों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। इस बुद्धि का कोई मतलब है? देश की यदि आधी आबादी पिछड़ी रह जाएगी, वो पढ़ेगी लिखेगी नहीं, तो देश मजबूत कैसे होगा? मान लीजिए 1 मिनट के लिए जाति छोड़ दीजिए, 1 मिनट के लिए लिंग से इसको समझने का प्रयास कीजिए कि बैलगाड़ी में 2 बैल होते हैं, ठीक है,
दोनों अगर बराबर नहीं चलेंगे तो बैलगाड़ी चलेगी? आधी आबादी है औरत आपकी, अगर आप उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, उसको विशेष अवसर नहीं देंगे, तो आपके विकास की जो गाड़ी है वो चलेगी। और आज औरतों ने ये साबित किया है कि जब उसको पढ़ने के लिए मिला, वो अंतरिक्ष में भी गई, आज फाइटर पायलट भी बन रही हैं, सेना में भी जाके नौकरी कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा भी रही हैं और घर भी संभाल रही हैं। अवसर तो दे करके देखिए, तब हम अपनी मेरिट साबित करेंगे ना। आप अवसर देते ही नहीं और कहते हैं आपके पास मेरिट नहीं है। जो बच्चे पशुपालन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो कॉलेज जा करके पास हो रहे हैं, अगर आप उनको एंट्री लेवल पे रिजर्वेशन दे देंगे तो वो ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। और हम एंट्री लेवल पे रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, एग्जिट लेवल पे किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है। एग्जिट लेवल क्या होता है कि मान लीजिए कि रिजर्वेशन के तहत ओबीसी को 27% सीट रिजर्व किया गया और उसका कट ऑफ जो है वो जनरल से कम होगा। ये भी सच्चाई नहीं है, ये भी जान लीजिए। बहुत सारे स्टेट में आज के समय में ओबीसी का कट ऑफ जो है वो जनरल से ज़्यादा होता है। मतलब 50% रिजर्व कैटेगरी में सीट डाल करके 50% सीट जो है, जो ओपन छोड़ा गया है, उसको 50% नॉन रिजर्व लोगों के लिए आप रिजर्व करके छोड़ दिए हैं। ऐसी व्यवस्था की जा रही है। ये सीधे सीधे संविधान के ऊपर हमला है। और रिजर्वेशन अगर सही तरीके से लागू होता, ये भी मैं सवाल उठा रहा हूँ, तो जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसके जो रिक्त पद हैं, उस रिक्त पद को जाकर के देख लीजिए, वहाँ ओबीसी के सामने लिखा रहेगा NF, नॉट फॉर सुटेबल। दलित रिजर्वेशन देने के बावजूद दलितों के जो रिक्त पद हैं वो नहीं भरे जाते हैं, उसका बैकलॉग नहीं भरा जाता है। रिजर्वेशन के खिलाफ ये बहुत बड़ा अफवाह फैलाया गया है कि रिजर्वेशन के चलते समाज में गैर बराबरी बढ़ रही है। रिजर्वेशन के चलते गैर बराबरी नहीं बढ़ रही है। संविधान के द्वारा जो रिजर्वेशन दिया गया है वो समाज में गैर बराबरी को कम करने के लिए है। जो गैर संवैधानिक रिजर्वेशन इस देश के भीतर 5000 साल से चल रहा है, उससे गैर बराबरी है और उसी गैर बराबरी को बचाने के लिए इस संवैधानिक रिजर्वेशन का विरोध किया जा रहा है। इस बात को आप समझ लीजिए। महिलाओं को अवसर मिला, महिलाओं ने साबित किया। इस देश के दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को अवसर मिला, उसने साबित किया। मैं कहता हूं कि सबको अवसर मिलना चाहिए पढ़ने का, और जो पीछे छूटे हुए लोग हैं उनको विशेष अवसर मिलना चाहिए। और एंट्री लेवल पे देने की बात हो रही है, एग्जिट लेवल पे देने की बात नहीं हो रही है। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन में मेरा एडमिशन रिजर्व कैटेगरी से हुआ है तो सिर्फ मेरा एडमिशन रिजर्व कैटेगरी से हुआ है। जब हम डॉक्टर बन करके निकलेंगे तो हमको भी वही एग्जाम पास करना पड़ेगा जो नॉन रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट पास करके निकलता है। फिर ये अफवाह क्यों फैलाई जाती है रिजर्व कैटेगरी के जो डॉक्टर होते हैं वो सही से इलाज नहीं करते हैं? ये क्यों फैलाया जाता है? ये इसलिए फैलाया जाता है ताकि लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो जाए। और ये भ्रम जब समाज के भीतर बढ़ता चला जाएगा तब संविधान के ऊपर खुले तौर पे हमला किया जा सके और संविधान को समाप्त करके उसकी जगह पे मनुस्मृति को लागू किया जा सके। क्या है मनुस्मृति? बहुत कम लोगों को ये पता है कि मनुस्मृति में लिखा हुआ क्या है। मनुस्मृति ये है कि जो मुख से पैदा हुए हैं उनको ही सारा अधिकार रहेगा, बाकी लोगों को कोई अधिकार नहीं रहेगा। ये है मनुस्मृति। मनुस्मृति ये है कि औरत और शूद्र, उनको सिर्फ और सिर्फ सेवा का अधिकार है, उनका अपना कोई वजूद नहीं है, वो पैदा हुई हैं सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। और ये वही मनुस्मृति है जिससे प्रेरणा लेकर के हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कचरा साफ करने में आध्यात्मिक सुख होता है। तो आप प्रधानमंत्री क्यों बने हैं? आइए चलिए गटर में उतरते हैं, आध्यात्मिक सुख लेते हैं। ये बात क्यों बोला जाता है? ये तमाम तरीके की औरतों के खिलाफ जो बातें बोली जाती है उसका जो आधार है वो मनुस्मृति है इस देश के भीतर। और ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों का सवाल नहीं है। क्षत्रियों के बारे में भी जो गलत बोला जाता है उसका आधार मनुस्मृति है। वो एक ऐसी सीढ़ी नुमा व्यवस्था है जिसके सबके ऊपर ब्राह्मण बैठे हुए हैं, बाकी सब उसके नीचे हैं। और आप देखिएगा कई बार कहा जाएगा राजपूत है, दिमाग कम है। ये बात मनुस्मृति से निकल करके आई है कि सारा दिमाग तो ब्राह्मण के पास होता है, राजपूत का काम तो तलवार चलाना है, दिमाग का काम तो सब जो है वो ब्राह्मण करेंगे। लेकिन यही राजपूत एक नेता थे, ऐसा ब्राह्मणवाद को लंघी लगाए हैं कि अब तक नहीं संभल पा रहा है। बीपी सिंह ही मंडल आयोग लागू कराए थे ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि मनुवाद जो है वो किसी एक जाति के खिलाफ नहीं है, एक जाति को छोड़ करके वो तमाम जातियों के खिलाफ है और तमाम लिंग के लोगों के खिलाफ है। इस बात को हमको समझना चाहिए।
और इसका एक उदाहरण मैं और आपको बता देता हूँ। आरएसएस के चीफ कौन होते हैं? मोहन भागवत। सब के सब चित्पावन ब्राह्मण होंगे। क्यों? सारा ज्ञान उन्हीं के ऊपर है। चीफ होंगे आप, और रोज सुबह सुबह हाफ पैंट पहन करके डंडा घुमाए हम। मंत्री बनाना होगा तो कांग्रेस से लोगों को ला करके मंत्री बना देंगे। मुझे तो जो साधारण संघी हैं उनके ऊपर दया आती है, और बड़ी दया आती है। बताइए कितना मेहनत किया, शरीर बनाया, झूठ बोला, झूठ फैलाया, अंग्रेजों की सेवा की, मोदी जी की सेवा कर रहा है, और मंत्री बनने का बारी आया तो कांग्रेसी सबको लाला करके मंत्री बनाया जा रहा है। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की नेता थी ना, मंत्री किसमें हैं? भाजपा की सरकार में। मुकुल राय कहाँ थे? तृणमूल में। नेता कहाँ बने हैं? भाजपा में। और नरेश अग्रवाल जब समाजवादी पार्टी में थे तो हिंदू विरोधी थे, भाजपा में शामिल होते ही हिंदू भक्त हो गए हैं। ये है हकीकत। इस हकीकत को हमको समझना चाहिए कि ये मनुवादी लोग हैं, सत्ता पे काबिज हो गए हैं, संविधान के खिलाफ हैं, इनको संविधान नहीं चाहिए। पहले भी उन्होंने ये संविधान का ये कह करके विरोध किया कि ये एक अछूत के द्वारा लिखा गया, इसको हम नहीं मानेंगे। पहले भी इन्होंने तिरंगा झंडा को झंडा मानने से इनकार किया। पहले भी ये देश के आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेज़ों का साथ दिया। और आज जब सत्ता पे काबिज हो गए हैं, संविधान को धीरे 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 कमज़ोर करके इस देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको समाप्त कर देना चाहते हैं। लोकशाही को ख़त्म करके तानाशाही हमारे समाज के भीतर स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए लोकतंत्र के भीतर भीड़ तंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कोई मामूली, तुमको हिंदू धर्म के बारे में पता ही नहीं है, तुमको भगवा रंग के बारे में पता ही नहीं है। ये भगवा रंग योगी आदित्यनाथ का रंग नहीं है, ये भगवा रंग संत तुकाराम का रंग है। ये बात तुमको याद कर लेना चाहिए। ये भगवा रंग इस देश के भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज का रंग है। ये भगवा रंग साहू जी महाराज और संभाजी महाराज का रंग है। तुमको भगवा रंग का इतिहास नहीं पता है। तुमको यदि भगवा रंग का इतिहास पता होता तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि इस देश के लोग इतिहास बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, और सही और गलत का नज़र उनके पास होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि रावण भी भगवा वस्त्र धारण करके सीता जी का हरण करने के लिए आया था। ये इतिहास उनको पता है। तुम भगवा वस्त्र धारण करके और आज हम लोगों के सामने अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू भक्त होने का जो दावा प्रस्तुत कर रहे हो, उसकी सच्चाई हमको मालूम है। निर्मोही अखाड़ा ने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया है कि राम मंदिर के नाम पे 6000 करोड़ रुपया ये इकट्ठा करके रख लिए हैं, और मंदिर बनाने की बजाय दिल्ली में अपना पार्टी ऑफिस बनाए हैं। ये बात हम लोगों को दिख रहा है। ये बात हमको दिख रहा है कि जय श्री राम बोल करके नाथूराम का मंदिर बना रहे हो, तो हम जानते हैं कि हमको कौन सा हिंदू धर्म अपनाना है। जय श्री राम बोल करके जो नाथूराम के रास्ते पे चलते हैं, उस रास्ते पे ना चल के राम राम बोलने वाले, हे राम बोलने गांधी के रास्ते पे चलना हम पसंद करेंगे। क्योंकि गांधी एक ऐसे हिंदू थे जो कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हमको यदि हिंदू बनना होगा तो हम बचाने वाला हिंदू बनेंगे, मारने वाला हिंदू नहीं बनेंगे। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और हिंदू धर्म के नाम पे तुम हमारे ऊपर जो मनुवाद थोपने की कोशिश कर रहे हो, ये सच्चाई भी हम जानते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म के भीतर जो विविध परंपरा है, उस विविध परंपरा के बारे में हम जानते हैं। शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के बीच का जो विभेद है, जो शास्त्रार्थ है, उसकी सच्चाई हम जानते हैं। वैदिक संस्कृति और जो जातिवादी संस्कृति है, उसकी सच्चाई हमको पता है। इसीलिए हिंदू धर्म का नाम लेकर के तुम जो अपनी राजनीति की दुकान चला रहे हो, ये दुकान हम तुमको चलाने नहीं देंगे। क्योंकि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, जितना सिखों का है उतना ही ईसाइयों का है, जितना ईसाइयों का है उतना ही बौद्धों का है, और उतना ही पारसियों और यहूदियों का है, उतना ही उन लोगों का भी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। उनके लिए मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है। इसीलिए इस बात के नाम पे, धर्म के नाम पे जो तुम गोरख धंधा चला रहे हो, ये तुमको हम चलाने नहीं देंगे। और धर्म की चाहे तुम जितनी भी
साजिश रच लो। धर्म की चाहे तुम जितनी भी खाई खोद लो, लेकिन उस खाई में गिरने की बजाय अगर हम संघर्ष करेंगे, रोड पे यदि शहीद होंगे तो इस बात के लिए शहीद होंगे, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। गरीब हो या किसान, उसको मिले मजदूरी और उसके फसल का दाम। हिंदू हो या मुसलमान, महिला हो या पुरुष, दलित हो या आदिवासी, सबको मिलना चाहिए आत्मसम्मान। इस मुद्दे पे हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये बात हम जानते हैं, जब पूरे दिल से किसी आंदोलन को लड़ा जाता है, तो जब अंग्रेज को हराया जा सकता है, तो अंग्रेज के चेले चपाटों को भी हम हराएंगे और इस देश के भीतर संविधान को बचा करके एक समता मूलक समाज का निर्माण करेंगे। अन्ना भाऊ साठे के रास्ते पे चल करके, संत तुकाराम के विचारों को मानते हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्तों पे चल करके भगत सिंह के सपनों का भारत बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।